नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये, वो आशीष मिश्रा जिसको बचाने की लगातार कोशिश हर तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब इस चार्जशीट में उसी को मुख्य आरोपी बनाया गया है, यानी कि मंत्री साहब का बेटा मुख्य आरोपी। जी हाँ, चार्जशीट में आशीष मिश्रा के परिवार का एक और शख्स है, उसे भी आरोपी बनाया गया है। तो 5000 पन्नों की ये चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है और आशीष मिश्रा को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। लखीमपुर मामले पर चार्जशीट दाखिल, जिसमें आपको बता दें अब सवाल यह है कि आशीष के गुनाह का हिसाब अब कब होगा और कैसे होगा। बिल्कुल, तो सबसे अहम चीज है कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और इस बात को साबित करने की पुरजोर कोशिशें की गई थी कि आशीष मिश्रा उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब 5000 पन्ने की ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है आशीष मिश्रा को। इसके साथ ही अजय मिश्रा टेनी लगातार जिक्र करते रहे हैं कि यदि इस मामले में उनका बेटा आरोपी साबित होता है तो उन्होंने कहा था कि खुद इस्तीफा दूंगा, विपक्ष को इसके लिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। और आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाने के साथ ही अब एक बार फिर से ये कयास और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे कि क्या बेटे को गुनाहगार साबित होने पर, बेटे को आरोपी बनाने पर क्या अब अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे या नहीं। बिल्कुल, और मंत्री साहब के जो हौसले थे या फिर मंत्री साहब की बातचीत करने का तरीका जो था या फिर मंत्री साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी, वो इतनी मुखर हो गई थी कि अगर उनके बेटे के बारे में उनसे कोई सवाल भी किया जाता था तो वो मीडिया कर्मियों तक को नहीं बख्शते थे और वो अपना आपा खो बैठते थे, जिसकी कई वीडियोस भी सामने आई थी। लगातार वो अपनी बात पर कायम थे और अड़े हुए थे इस बात पर कि नहीं, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है और अगर मेरा बेटा इसमें आरोपी साबित होता है तो मैं अपने पद से भी इस्तीफा दे दूंगा और आपको कोई भी राजनीति करने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है कि मंत्री साहब जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनके बेटे का नाम कहीं से कहीं तक ना आए, लेकिन अब सीधा सीधा इस चार्जशीट में मंत्री का बेटा ही आरोपी बनाया गया है। तो क्या अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मंत्री साहब सामने आएंगे और बोलेंगे कि हाँ, अगर मेरा बेटा इसमें आरोपी पाया गया है तो उसके गुनाह का हिसाब मैं खुद करूंगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। नीरज, जिस तरीके से 5000 पन्ने की ये चार्जशीट और इन 5000 पन्नों में वो नाम जिस नाम को आज तक हर कोई बचाता आया था, यानी आशीष का नाम साफ साफ मुख्य आरोपी उसे बनाया गया है। जी हाँ, देखिए, लखीमपुर मामले में पुलिस ने जो कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है, उस पूरे मामले में जो अजय मिश्रा टेनी है उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 90 दिनों के भीतर ये चार्जशीट जो है दायर कर दी है और 6 तारीख को 90 दिन पूरे होने वाले थे और इस मामले में कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है और इसमें कोर्ट का रुख जो है वो आरोपियों के पूरी तरह से खिलाफ है, चूंकि 90 दिन का वक्त होता है और 6 जनवरी को ये वक्त पूरा हो रहा था और अगर इसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाती तो आशीष मिश्रा को निश्चित तौर पर जमानत मिल जाती। इस पूरे मामले में अब 14 आरोपी हो गए हैं और जो एक नया आरोपी है उसका नाम वीरेंद्र शुक्ला है, जो कि इनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, आशीष का मामा है। और ये अभी तक ये पिक्चर में नहीं था, लेकिन जब जांच हुई एसआईटी की पूरी जांच तो ये सामने आया। फिलहाल इसके खिलाफ भी पूरा मामला तय हो गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब आशीष मिश्रा के साथ साथ जो अजय मिश्रा टेनी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनकी भी मुश्किल अब बढ़ने वाली है। नीरज, ये जानना चाहेंगे कि किन किन तथ्यों को आधार बनाया गया है, ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिनको एक प्रमुख वजह माना जा रहा है जिसके बाद आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर लिस्ट किया गया है, मुख्य आरोपी माना गया है। देखिए, एसआईटी का कहना है कि घटनास्थल पर जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे, जो जानकारियां मिली थी, जो फुटेज मिले थे, उससे ये पता चलता है कि इन आरोपियों ने गलत तरीके से और सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस पूरे मामले में जमकर फटकार भी लगाई थी और इसके बाद एसआईटी के गठन करके पूरी जांच शुरू हुई थी। क्योंकि लोकल पुलिस पे पहले से ही भरोसा नहीं था जो पीड़ित पक्ष था, तो लिहाजा एसआईटी ने अपनी जांच की और जांच में ये सभी आरोपी सामने आए, लिहाजा इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे मामले पर अब अजय मिश्रा टेनी का क्या कुछ कहना है। जिस तरह उन्होंने मुखर होकर कहा था कि अगर बेटा मेरा आरोपी निकलता है तो वो इस मामले में इस्तीफा दे देंगे, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि पत्रकार सवाल करते हैं तो वो बदसलूकी करने लगते हैं।
देखिए, अजय मिश्रा टेनी का ये जुबानी स्टंट था, जो कि अब उन्हीं के लिए जो है गले की हड्डी पड़ गया। इस तरह के जो नेता होते हैं वो उस समय अपनी जुबानी स्टंट जरूर करते हैं, लेकिन समस्या तब सामने आती है जब जो दूध का दूध और पानी का पानी जब साफ होता है, तो ऐसे लोगों के मुंह अक्सर ऐसे बंद हो जाया करते हैं। और यही हाल अजय मिश्रा टेनी का है कि अब उनके सामने बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा वो अक्सर पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए भी और सवालों का जवाब देते समय बदतमीजी करते हुए भी नजर आते हैं। नीरज, जिस तरीके से वो सीना चौड़ा करके, कॉलर ऊंचा करके लगातार अपनी इस बात पर अड़े हुए थे कि मेरा बेटा दोषी नहीं है और मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, और अगर कुछ किया होगा उसने, उसका नाम कहीं भी आता है तो राजनीति से जिंदगी भर के लिए मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे में क्या किस बात का उन्हें ये आश्वासन था, या फिर किसका हाथ उनके सर पर था जो वो इतना चौड़े में बोल रहे थे कि शायद मैं अपने बेटे को अपने पद का इस्तेमाल करके बचाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि चार्जशीट बिल्कुल उलट आई। देखिए, उनको ये अंदाजा था कि वो इतने बड़े पद पर हैं जो लोकल पुलिस उनका साथ देगी, और उनके बेटे को लोकल पुलिस की हैसियत नहीं है कि वो फंसा सके उनके रहते, वो भी लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद। और उन्होंने जैसा कि पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्री नहीं हूं, मैं और कुछ भी हूं। घटना से पहले उन्होंने ये बयान दिया था, तो ये बयान उनका दिखाता है कि वो कितने दबंग छवि के व्यक्ति थे वहां पर। और इसी दबंगई के दम पर उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर मेरा बेटा दोषी पाया गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा या संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये सिर्फ उनकी जुबानी स्टंट थी जो अब उन्हीं को महंगी पड़ रही है। फिलहाल वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, और अगर उनसे कोई सवाल पूछा भी जाता है भविष्य में तो निश्चित तौर पर वो जिस तरह का उनका पहला रूप देखने को मिला था पत्रकारों के साथ अभद्रता और बदतमीजी, तो वही देखने को मिलेगा। नीरज, अक्सर देखी गई है कि दबंगई जो है अजय मिश्रा टेनी की, वो लगातार सामने आती रही है। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो फुटेज ऐसी आई हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है। अब जिस तरह से अजय मिश्रा अभी भी पद पर बने हुए हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की कैसे उम्मीद की जाए? और विपक्ष भी सवाल लगातार उठाता रहा है। देखिए, निष्पक्ष जांच की जहां तक बात है, वहां अगर कहा जाए कि एसआईटी ने पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की, और निष्पक्ष जांच में ही जो उनका पुत्र था जो आशीष है उसको आरोपी बनाया गया। न केवल आरोपी बनाया गया बल्कि मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता के तौर पर उसका नाम लिया गया। अगर इस मामले में जरा सा भी जो एसआईटी थी वो लापरवाही करती तो उनका नाम नहीं आता, तो लेकिन अगर लोकल पुलिस ये जांच करती तो सवाल जरूर उठते। लेकिन एसआईटी ने निष्पक्ष जांच की और उसके बाद इसके जो बेटा है आशीष उसको आरोपी बनाया गया है। तो ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, क्योंकि इंतजार है मंत्री साहब के रिएक्शन का कि वो सामने आते हैं तो क्या बोलेंगे, और आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, ना ही तो पद का दुरुपयोग काम आया, ना ही पद की हनक काम आई, और आखिरकार जिस बेटे को बचाने की कोशिश मंत्री साहब ने लाख जतन किए लेकिन कुछ भी काम ना आया। 5000 पन्नों की चार्जशीट और आरोपी आशीष मिश्रा। बिल्कुल नीरा, देखिए कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, और इस मामले में भी वो बात सामने आ गई है। हालांकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि अपने हनक का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई इस पूरे मामले में। कि शुरुआत में आप देखिए जब 3 अक्टूबर को तिकोनिया में पूरा मामला सामने आया था, उस वक्त जिस तरीके से ये खबर आई कि भाई किसानों को कुचल के मार दिया गया, फिर ये हुआ कि इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है। 2 दिन तक तो ये बताने की कोशिश की गई कि भाई आशीष मिश्रा वहां पे था ही नहीं, वो तो दंगल का प्रोग्राम हो रहा था वहां पे था। लेकिन जिस तरीके से उस पूरे मामले में फिर जांच टीम आगे बढ़ी और उसको बैठाकर जो है सवाल जवाब किया गया। हालांकि 2 दिन तक वो कहां था किसी को कुछ पता नहीं था। इसके बाद बीजेपी के एक विधायक अपने स्कूटर से लेकर उसको पहुंचते हैं और कोर्ट में उसको हाजिर करवाते हैं। इसके बाद उसके साथ एक लंबी मैराथन पूछताछ की जाती है। अपने ही जो जवाब उसी में उलझ गया। और उस वक्त जो वीडियो क्लिप निदा आपको याद होगा, एक वीडियो क्लिप आया कि भाई उनके गाड़ी के ऊपर कुछ हमले किए जा रहे हैं, तो वो बोल रहा था कि भाई पहले हमारे ऊपर हमला किया गया, इसके बाद हुआ हम उस गाड़ी में नहीं थे, हमारे ड्राइवर को मारा गया, बाकी लोगों को मारा गया। लेकिन जब टाइमिंग पे बात आई निदा, ये पॉइंट करने वाला थी कि भाई जिस वक्त ये हादसा हुआ था, जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? तो उसने कहा कि भाई मैं तो दंगल में था, हर साल उस दिन हमारे यहाँ दंगल का प्रोग्राम होता है और तमाम बड़े लोग आने वाले थे। लेकिन निदा टाइमिंग ने खेल पूरा बिगाड़ दिया और उसी टाइमिंग की वजह से वो सलाखों के पीछे रहा
और एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चैलेंज था कि भाई एक केंद्रीय गृह राज्य अंजलि, मंत्री का टाइमिंग बेटा। का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन टाइमिंग बहुत खास है ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ। तो नहीं लगता कि विपक्ष जो लगातार मांग पर अड़ा हुआ था, हमने देखा कि संसद का 1 मिनट सुचारू रूप से नहीं चल पाया, हंगामे की भेंट चढ़कर पूरा सत्र खत्म हो गया, तो नहीं लगता कि अब ये एक और मौका बहुत अच्छा, क्योंकि जिस बात को विपक्ष कह रहा था, जिस बात को खुद मंत्री साहब कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं लगता कि बहुत अच्छा मौका है, टाइमिंग बहुत सही है? बिल्कुल, देखिए राजनीति टाइमिंग का खेल होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इस चार्जशीट में उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। अभी उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, मुख्य आरोपी बनाया गया है। अभी एक ये तर्क रहेगा इनके पास कि भाई अभी मुख्य आरोपी है, ये दोष जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये एक उनके पास विकल्प होगा। लेकिन टाइमिंग है, और मोदी और योगी की जो स्टाइल है उसके बारे में आपको पता है कि कभी भी वो अपने ऊपर सीधे आंच नहीं आने देते हैं। और आपने चाहे उत्तराखंड का मैटर देखा होगा, तमाम ऐसे मैटर सामने आए हैं कि जब मामला फंसता है तो हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन इस पूरे मामले में जो चार्जशीट आई है उसमें साफ है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा था। इसके अलावा टेनी का एक और रिश्तेदार है, उसके ऊपर भी इसमें आरोप लगे हैं। यानी अब इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा बुरी तरीके से घिर गया है। अंजलि, देखिए आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, और अभी भी कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें अजय मिश्रा का, तो उनका अभी तक हालांकि कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन क्या आरोपी जब बनाया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होंगी, बहुत सारे तथ्य होंगे। देखिए 5000 पन्नों की ये चार्जशीट है, यानी सबूतों का एक पूरा पिटारा है जिसको सौंपा गया है, तो ऐसे में बचना तो नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, बचना तो नामुमकिन है। अब वो नहीं है, उनके साथ साथ बाकी जो 7-8 आरोपी हैं वो लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वीडियो एविडेंस है, और वीडियो एविडेंस को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि अभी तक ये था कि भाई ये वीडियो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, तमाम वीडियो दोनों पक्ष से जारी किए गए। लेकिन वो जो थार जीप वाला वीडियो आपको याद होगा चारुनिदा, कि वो जो वीडियो आया था उसको देखने के बाद हर किसी के दिमाग में बात आई थी कि बड़ी ही बेरहमी के साथ कुचला गया था। और इसके पहले जो चार्जशीट से पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सोची समझी साजिश के तहत किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी। यानी आशीष मिश्रा को ये नागवार गुजरी बात कि कैसे आप लोग रास्ता रोक रहे हो, और उसने कुचल दिया निदा। ठीक है आशीष, यहाँ पर एक बहुत अहम माफ करना अंजलि, यहाँ पर एक बहुत खास बात आपने कही कि अगर बात आती है पीएम मोदी पर या योगी पर तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे सुलटना जानते हैं। हाँ। तो हमने देखा कि जब तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था नाश्ते पर, आपने भी नोटिस किया होगा, तो उसमें अजय मिश्रा जो थे वो नहीं आए थे। उसके बाद में कयास ये लगाया गया कि शायद वो सामना नहीं करना चाहते, या फिर जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया गया प्रधानमंत्री के साथ चाय नाश्ते पर। लेकिन उसके ठीक 4 से 5 दिन बाद जब उनको देखा गया अमित शाह के साथ वो पहली बार नजर आए, तो लगा कि शायद सब कुछ सही है और बीजेपी फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी एक्शन के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या उम्मीद करें कि इन सब से बचने के लिए या फिर विपक्ष को कोई मौका ना मिले, बीजेपी खुद अपनी तरफ से कोई पहल कर सकती है मंत्री साहब के खिलाफ? इस पूरे मामले में एक चीज क्लियर है, बीजेपी लगातार विपक्ष मांग कर इस्तीफा दो, तो बीजेपी उनसे इस्तीफा नहीं लेने वाली है। और साफ साफ देखा, जब आपने देखा होगा कि जब उसने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी टेनी ने, तो उस वक्त भी हुआ, हम लोग खबर पढ़ रहे थे कि भाई उसको दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली तलब किया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि वो रूटीन वर्क पे आए थे, अपने दफ्तर गए, दफ्तर के बाद फिर आगे पूर्वोत्तर में उनका एक दौरा था, फिर वहां चले गए। यानी सरकार भी पूरी तरह से मैसेज देना चाह रही है कि जब तक उनका बेटा दोषी नहीं हुआ था तब तक हम गृह मंत्री पे, केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि आरोप जो है मुख्य आरोपी बनाया गया, अब देखना यह होगा कि अगर वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो कुछ आगे कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि सरकार अगर इस्तीफा ले लेती है तो बैकफुट पे आ जाएगी और ये चुनाव में नुकसान हो जाएगा। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। लखीमपुर से गोपाल गिरी जुड़ गए हैं संवाददाता। गोपाल, 5000 पन्नों की चार्जशीट और उसके बाद आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर नाम उनका गया है। अब ऐसे में ये जानना चाहेंगे लखीमपुर में किस तरह का माहौल है? देखिए वहां से भी लगातार ये मांग उठी थी कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए, और वो जो किसान हैं जिन लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
गोपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंजलि हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और गोपाल से भी आगे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई, जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है, 5000 पन्ने की चार्जशीट, और आशीष के गुनाह इसमें चीख चीख कर कह रहे हैं, क्योंकि आशीष ने जो गुनाह किया था उसी गुनाह की वजह से आज मंत्री साहब के बेटे को आरोपी बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आशीष के गुनाहों का हिसाब होगा तो कब होगा, या फिर मंत्री साहब जो लगातार सत्ता की हनक में बोल रहे थे, अब वो जब सामने आएंगे लोगों के तो उनके तेवर कैसे बदले हुए होंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल आपको हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दरअसल बीजेपी का यह प्रदर्शन है। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन, और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें इस प्रदर्शन की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। दूर तक वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। ऐसे में वो लोग जो अपने ऑफिस के लिए निकले हैं या फिर जरूरी कामकाज के लिए निकले हैं, उन्हें इस लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है इस जाम की वजह से। चारुल, बिल्कुल, देखिए आज से दिल्ली में शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय ये सत्र है और बीजेपी अक्सर ये बात कहती रही है कि अगर विपक्ष को कोई मुद्दा उठाना है तो सत्र में भाग ले, लेकिन यहां पर बीजेपी वही करती नजर आ रही है। दिल्ली में सत्र को छोड़कर आप देखिए कि सड़कों पर यह प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन है बीजेपी का, जो सड़कों पर नजर आ रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करेंगे लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। और भारत सरकार ने भी इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जिसमें हर श्रमिक को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही अपने श्रमिकों के लिए उस समय भरण पोषण भत्ते की घोषणा की थी और फ्री में राशन की व्यवस्था भी की थी। आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, आज प्रदेश के अंदर श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता, 54 लाख लोग परिवारों को उस समय भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने कोरोना के दौरान दिया। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो 40 लाख कामगार और श्रमिक आए थे, लोग सोचते थे क्या करेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ये 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश इनके कार्य करने से समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश पर ये बोझा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि अपने जो लोग अपने घर में वापस आए हैं उनको घर में ही हम काम दे देंगे। लेकिन जिन राज्यों को छोड़ करके जाएंगे, जिन लोगों ने इनको विकसित किया, प्रताड़ित किया, भगाया है, आप देखना वहां पर समस्या खड़ी होगी। और हुआ ही वही। जिन राज्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आज वहां उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चालू हो गए। उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योग चालू हो रहे हैं, क्योंकि स्किल जो हमारा था ये हमारे पास वापस आया। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पहली और द्वितीय लहर के दौरान प्रदेश सरकार ने फ्री में राशन की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने भी फ्री में राशन की व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दे दिया। आज तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो गई। मैं स्वयं भी एक सेंटर में गया था, कितना उत्साह है हमारे बच्चों में। 15 से 18 साल के नवयुवकों में कितना उत्साह है, हर व्यक्ति उत्साह था। बालक बालिकाएं लाइन में खड़ी थी, बैठी हुई थी। मैं गया उनके मिलने के लिए, उन्होंने कहा नहीं हम भी वैक्सीन लेना चाहते हैं। मैंने कहा वैक्सीन? उन्होंने कहा एक कोरोना कवच है, कोरोना से सुरक्षा कवच है, और एक कोरोना कवच देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मदद कर सकता है। और इसलिए हम लोग इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो अच्छा काम किया, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनको बोलेंगे कि कोरोना का वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये कोरोना से उन्हें एक सुरक्षा कवच देगा और कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है।
धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वैक्सीन लेकर के एक सुरक्षा कवच है तो यह न केवल कोरोना में बल्कि हो सकता है कि अन्य विषाणु जनित बीमारियों में भी यह सुरक्षा का काम कर सकता है, और इस दृष्टि से हमें इसको समय से ले लेना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 43 लाख गरीबों को हम लोगों ने प्रदेश में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करा दिया है, 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गए हैं, 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 6 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क कवर दिया गया है, 5 लाख रुपए सालाना, और राज्य सरकार ने 60 लाख परिवारों को सुविधा उपलब्ध करवाई है। 60 लाख का मतलब 3 करोड़ लोगों को राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है, नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया, और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी नहीं होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चीजें दिखाती हैं। गरीबों को लूटते थे, श्रमिकों के हकों पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे, और आज प्रदेश विकास के साथ तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हर गरीब को, हर गांव को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। और आज ये वही योजना है जिसमें 3 करोड़ 81 लाख कामगार और श्रमिकों को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी 1 करोड़ 50 लाख कामगार और श्रमिकों के अकाउंट की वेरीफाई ही कर पाए हैं, इसलिए उनको हम लोगों ने तय किया कि कोरोना की 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि खतरनाक नहीं है लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से कि अगर कोई फ्री में राशन दिया जा रहा है, राशन के साथ दाल भी उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, खाद्य तेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं, अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, उन स्थितियों में कोई भूखों न मरे, किसी के सामने भूखमरी की स्थिति न पैदा हो, इस दृष्टि से सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हम इस दिशा में प्रयास करें। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अगले 4 महीने तक हर महीने 500 रुपए भरण पोषण भत्ता इन 3 करोड़ 81 लाख परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाएगी, जिसमें पहली 2 किस्त 1.5 करोड़ श्रमिक और कामगारों की आज यहां पर जारी कर दी गई। ये उनके खाते में पैसा पहुंच गया, और पैसा पहुंचने के साथ ही उन लोगों के पास अगले 2 महीने के लिए मानदेय भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया जा चुका है। बाकी लोगों का वेरीफाई करने के साथ ही जैसे उसको वहां से बैंकों के साथ हम इसको जोड़ेंगे, बाकी लोगों का भी पैसा धीरे धीरे करके अब उनके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप सब ने योगदान दिया है, और सरकार इसीलिए इसमें जो श्रमिक आए हैं, एक तो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, वो बीओसी बोर्ड के माध्यम से उन्हें एक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन साथ साथ असंगठित क्षेत्र के वे तमाम लोग हैं
जिसमें ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, कुली है, पल्लेदार है, नाविक है, मनरेगा मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, वे तमाम लोग हैं जो डेली कमाते हैं और फिर अपना भरण पोषण उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इसके साथ सफाई कर्मियों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मी फ्रंट लाइनर है। अगर उन्हें कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उन्हें भी इस सुविधा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना कालखंड में स्वच्छता अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। उनको भी इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार उनके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें न केवल उनके जीवन और जीविका को बचाने का कार्य करेगी, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी को ये भरण पोषण भत्ता उपलब्ध होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना की इस लड़ाई में आप सभी मिलकर के अपना योगदान देंगे और कोरोना हारेगा, ये देश जीतेगा। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और देश जीतेगा, यही लक्ष्य रखा गया है और ये बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना लखनऊ से, उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में गरीबों से वसूली की जाती थी, ये लोग विकास के काम में बाधक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कामगारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल सौगात दी है और इसी दौरान लगभग 1,50,00,000 कामगारों को भरण पोषण भत्ता भी मिलने वाला है। पहले गरीबों का पैसा नेताओं के पास जाता था, पिछली सरकारों में गरीबों से लूट की जाती थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से कामगारों को समर्पित है। इसके दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहली लहर जिस दौरान आई थी उस दौरान किस तरह से श्रमिकों ने पलायन किया था और वो श्रमिक जब वापस उत्तर प्रदेश आए थे तो उनको रोजगार देना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल था और इस पर भी सरकार ने लगातार कार्य किया और उन लोगों को अपने प्रदेश में ही रोजगार दिया जिन्हें दूसरी जो राज्य है उन्होंने भगा दिया था और इसमें भेज दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की प्राथमिकता में शामिल है सभी लोगों को वैक्सीनेट करवाना और इसी क्रम में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और ये महाअभियान आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में आपने सुना। तो पहले गरीबों का पैसा नेताओं के पास जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों से लूट होती थी, लेकिन ये सरकार जो है वो पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। कामगारों को दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। 1.50 करोड़ श्रमिकों को ये भत्ता दिया गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1.5 करोड़ कामगारों को भरण पोषण भत्ता दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही है कोरोना की वैक्सीन। 12 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश भर के वैक्सीनेशन पर जबरदस्त तैयारियां। तो लगातार बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। देश में करीब 10 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, देश में करीब 10 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। 12 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश भर के वैक्सीनेशन
कि पूरे जनपद लखनऊ में आज हमने फर्स्ट डे में 40 स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव सेंटर्स रखे हैं, जो कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए है। 35,000 से ज़्यादा बच्चों का भी इस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनको आज टीकाकृत किया जाएगा। और इसी तरह आने वाले दिनों में हम लोग का टारगेट है कि 100% बच्चों का टीकाकरण करें। 50 और अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांटों को लगाने का काम हुआ है। हमारे बगल में बैठे हैं मांझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। एलएनटी के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहाँ पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहां पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का प्लांट चल रहा है। 13 है 662, तो 1300 के लगभग मेगावाट बन करके तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी ये सरकार नहीं कर पाई। इस सरकार ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर के ये बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। साथ ही साथ ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहां लगे हैं। को जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने को जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के को जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से को जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया है। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना आपने? 5 साल गुजर गए, अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन बोला हो उन्होंने तो बता दो। 360 भी नहीं बोल पाए अभी तक। अभी वो रट रहे हैं अकेले में बैठ करके। और अगली प्रेस में जाना पूछना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रट पाए कि नहीं रट पाए। अभी वो अकेले में बैठ करके रट रहे हैं कि 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोला जाए। अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की। और आपने ये सवाल पूछ लिया, अब वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसने शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में, अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी में आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सब स्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना,
मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत करी जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्यामदेव चौधरी जी, वो वहां हड़ताल पे बैठ गए थे। और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे, उस समय के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया, अपने यहाँ बैठा करके उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी है, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ, उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है। वो आपके साथ 4-5 लोग हैं, ज्ञापन देंगे, आप बुला लो, रामप्रचीन के साथ बुला लो पहले, तब ज्ञापन बाद में ले लेंगे, सवाल जवाब हो जाते। आप वो खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो। मेघालय के राज्यपाल ने का एक वीडियो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो 500 लोगों की मौत हुई थी, किसानों की मौत हुई थी, उसको लेकर जो प्रधानमंत्री को मिले, उन्होंने ये कहा कि क्या उनके लोग हैं क्या जो मरे हैं, वो क्या करें इसके लिए। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। ये सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती कि ये माफिया किस पार्टी के तो अच्छा लगता नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूं वो बात, अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया।
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई है किताब, द सोशलिस्ट मॉन्क। तो सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है। जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क। सवाल ये है कि आपने यहाँ पे नहीं ओके, ये आपकी बहस, वो उन्हें कुछ नहीं पता। सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, इस बात से बीजेपी को दिक्कत हो रही है। साथ ही कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो तमाम किसान जिनकी किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई थी उन सभी को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, किसानों का सम्मान किया जाएगा। और ये किसानों की ही एकता थी जिसके बाद सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।